अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। ठीक है जी। और नावल शुरू करने से पहले काफ़ी दिनों बाद छोटे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो पसंद आने की सूरत में, नावल पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नई आने वाली ऑडियंस से दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ठीक है, चलें जी, अब आगे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। शामिर को पिछले 2-3 दिन से मीरब से बात नहीं हुई थी। आज उसका बहुत दिल कर रहा था कि वो अपनी बहन से बात करे। उसने अपना फ़ोन निकाला और मीरब का नंबर डायल किया। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी चेयर को घुमाता हुआ कुछ सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बहना, आप कैसी हो। मैं भी ठीक। भाई की याद नहीं आती तुम्हें। भाई बहुत आती है मुझे आपकी याद। फिर मिलने क्यों नहीं आई। भाई शाम मसरूफ थे, उनके पास टाइम नहीं था या उस घटिया इंसान की नीयत नहीं थी। भाई प्लीज़ इस तरह से मत बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो जी सॉरी। आपके शौहर मोहतरम को गलत बोलने के लिए वो मीरब को मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊँ, तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं भाई, घर में मेहमान आए हुए हैं। हैरियत, कौन मेहमान आए हुए हैं। भाई वो मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। क्या, किसका रिश्ता लेने आए हैं। मीरब ने अपनी जबान दांतों तले दबाई। उसके मुंह से जल्दी में निकल तो गया था कि मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं, मगर बाद में उसे ये याद आया कि मिरहा का निकाह तो उसके भाई से हुआ है। मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। बात शामिर के कानों तक पहुंच चुकी थी। मिरहा बेटा मैंने कुछ पूछा है। मेरा बेटा मैंने कुछ पूछा है, कौन किसका रिश्ता लेने आया है। शामिर की आवाज़ में काफ़ी तलखी आ गई थी। भाई वो जो जो अब वो जवाब दो। मेरा मैंने पूछा कौन आया है मिरहा का रिश्ता लेने के लिए। इस बार लहजा बहुत ज़्यादा सख्त था। भाई को डॉक्टर शाहजेब के अम्मी अबू हैं जो मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। और मिरहा किधर है। भाई वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। लेकिन भाई आप तो कह रहे थे कि आपका बहुत दिल कर रहा है मुझसे बातें करने को। क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है, उसके बाद मेरे पास बातें करने के लिए नहीं है और ना ही मेरा मूड है बातें करने का। इसलिए मैं बाद में बात करूंगा। शामिर की गुस्से से नसें फटने वाली हो रही थी। वो झटके से अपनी ऑफिस की चेयर से उठकर खड़ा हुआ, अपना मोबाइल उठाकर अपनी जेब में डालता हुआ फुल यूनिफॉर्म में ही निकल कर अपनी जेब में आकर बैठ गया था। उसका रुख सीधा मिरहा के कॉलेज की तरफ था। पुलिस वाला था और अपने तरीके से उसने मिरहा की हर खबर जमा करके रखी हुई थी। जैसे कि मेरा किस कॉलेज में पढ़ती है, मेरा का प्रोफेसर कौन है, मेरा किस टाइम पर कौन सा लेक्चर लेती है, कब कॉलेज आती है और कब घर आती है। ज़्यादातर रोमांशा उसे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता है, ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था। मगर आज उसे किसी का भी डर नहीं था। उसे हर हाल में अपनी बीवी से मिलना था, मगर आज भी उसने कोई भी गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया था। आखिर एक पुलिस वाला था, कानून के दायरे में रहकर काम करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जैसे ही मीरब का फ़ोन बंद हुआ तो उसने रुमान शाह की मां को फ़ोन मिलाया और बिना उनका जवाब सुने सलाम कहने के बाद उनसे ये कह दिया था कि वो आज मिरहा को कॉलेज से पिक करके कुछ देर अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाएगा। और आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट ना करे। मिरहा बीवी है मेरी, उसे साथ लेकर जाना, शॉपिंग करवाने का तो हक रखता हूँ। उसका सख्त लहजा देखकर रुमान शाह की माँ को अंदाज़ा हो गया था कि इसके कानों तक मिरहा के रिश्ते वाली बात पहुँच चुकी है। समझदार औरत थी, इसलिए उन्होंने मिरहा के जाने के लिए हाँ कह दिया। वैसे भी उनके दिल को ये सोचकर इत्मीनान था कि मिरहा उसकी बीवी है, उसके निकाह में है, तो किसी भी तरह से मिरहा का उसके साथ जाना गलत नहीं है। मिरहा अपना अपना आखिरी लेक्चर लेने के बाद कुछ देर के लिए आराम के घर से बाहर बनी हुई बेंचेस पर बैठी हुई आराम से सैंडविच खा रही थी और साथ में हाफ लीटर पेप्सी लिए हुए मुंह से छोटे छोटे सिप ले रही थी। उसे किसी लड़की ने आकर कहा कि उसे प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बुला रहे हैं, उसे कोई लेने के लिए आया है। भाई इतनी जल्दी लेने के लिए क्यों आ गए हैं, अभी तो टाइम नहीं हुआ। वो सोचते हुए अपने सैंडविच और पेप्सी को हाथ में उठाए हुए प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ आई और प्रिंसिपल से इजाज़त लेने के बाद वो अंदर दाखिल हुई। लेकिन प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई हस्ती को देखकर बेचारे के हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच ज़मीन बोस हो चुका था। वैसे इस बंदे को देखकर वो खुद भी ज़मीन बोस हो जाती तो हैरत की बात नहीं थी। आओ आओ मेरा बेटा, आपने बताया ही नहीं, आपका निकाह हमारे शहर के एसीपी शामिर साहब से हुआ है। मिरहा बिना जवाब दिए उल्टे कदम पीछे की तरफ भागी। वापस आओ। मिरहा का एक पाँव दरवाजे के अंदर था और एक ऑफिस के दरवाजे के बाहर। तो शामिर की रूपदार आवाज़ मिरहा के कानों से टकराई।
ना चाहते हुए भी मिरहा के कदम वहीं पर स्टिल हो गए। मैंने कहा, वापस आओ मिरहा। शामिर ने फिर से मिरहा को वापस आने के लिए कहा तो मिरहा पलटकर बच्चों की तरह छोटे छोटे कदम उठाती हुई बड़ी मासूम शक्ल बनाकर नजरों को झुकाए हुए आकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो ऐसे लग रहा था जैसे मिरहा को सजा मिली हो और वो प्रिंसिपल के सामने खड़ी डर रही हो। ठीक है सर, हमें इजाज़त दीजिए। शामिर ने खड़े होकर प्रोफेसर से हाथ मिलाते हुए जाने की इजाज़त तलब की थी। रोमान शाह तक मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा, वो मिरहा को लेने नहीं आएगा, इसलिए आप परेशान ना हो। मिरहा रोमान शाह की बहन थी और रोमान शाह की इजाज़त के बगैर उसे भेजना प्रोफेसर को गले का फंदा लग रहा था, मगर सामने भी एसीपी शामिर बैठा था, उसे भी इनकार नहीं कर सकता था। बेचारे की सांसें अटकी हुई थी, जिसको देखकर शामिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मगर सर अगर आप मेरी एक बार रोमान शाह से बात करवा देते तो अच्छा हो जाता। प्रिंसिपल की धीमी सी आवाज़ निकली, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी इनकी वालदा से बात करवाता हूँ। शामिर ने रोमान शाह की माँ से बात करवाई तो उनके कहने पर प्रिंसिपल बेचारा चुप तो हो गया, मगर डर अब भी उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। शामिर डरता तो किसी से नहीं था और मिरहा को ले जाने के हजार तरीके थे, मगर वो अपनी बीवी को लीगल तरीके से अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए रोमान शाह की माँ से बात करवाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना आपके साथ। भाई अभी थोड़ी देर तक मुझे लेने आएंगे और अगर मैं उनको यहाँ पर नहीं मिली तो वो बहुत नाराज होंगे। मिरहा का हाथ पकड़े हुए बिना जवाब दिए शामिर ऑफिस से बाहर आए और अपनी आंखों पर धूप से बचाव वाले सन ग्लासेस लगाते हुए उंगली के इशारे से मिरहा को चुप रहने को कहा। आप समझ नहीं रहे, भाई बहुत नाराज होंगे। मिरहा का रोना शुरू हो गया। तुम्हारी अम्मी जान को बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करके अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो तुम्हारे भाई को बता देंगी। और अब अपनी जबान बंद रखना, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ख़राब है। मिरहा, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा क्रिएट करूँ, मगर अब मैंने क्या किया है जो आप मुझे इस तरह से गुस्से से अपने साथ ले जा रहे हैं? वो सूसू करके रोती हुई अपनी छोटी सी नाक को रगड़ते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। तब बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, आज के बाद तुम कुछ भी भूलोगी नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शामिर अब उसे बैठने का इशारा कर रहा था। मैं नहीं बैठूंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। इस वक्त शाह मीर फुल पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ वैसे भी बहुत डैशिंग लग रहा था। ऊपर से उसके चेहरे पर गुस्सा सच में मिरहा को डरा रहा था। मिरहा, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ, बैठ जाओ वरना उठा कर बिठा दूंगा। मुझे इसमें भी कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगी। शामिर के तेवर देखकर मिरहा ने घबरा कर नहीं के टुकड़े कर दिए। मिरहा शामिर की धमकी से डरकर जल्दी से गाड़ी की सीट पर बैठ गई। शामिर गेट बंद करके दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और गाड़ी स्पीड से वहां से निकाली। मिरहा अपने दोनों हाथों को मरोड़ रही थी। अपने हाथों को मरोड़ती हुई गोद में रखे बैठी मिरहा सिसकियां भरते हुए अपने हाथों की पुश्त से अपने आंसू साफ कर रही थी। शामिर ने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स से 4-5 टिश्यू खींचते हुए मिरहा के आगे किए। क्या करूं मैं इनका? मिरहा ने एक नज़र गुस्से से शामिर की तरफ देखकर अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। इन पर ऑयल लगाकर इनका पराठा बनाओ और उसके बाद ऑमलेट से खा लेना। बेवकूफ़ लड़की, टिश्यू से अपने आंसू साफ करो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि पता नहीं कौन सा जुल्म कर रहा है पुलिस वाला, जो बेचारी लड़की रो रही है। हाँ तो जालिम है आप, और जुल्म ही कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। गुड, वेरी गुड। अच्छा किया तुमने बता दिया कि मैं जालिम हूँ और मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। अब तुम फार्म हाउस तक पहुंचो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कितना जालिम हूँ और मैं कितना जुल्म कर सकता हूँ। गुस्से से शामिर ने उसके हाथ में टिश्यू थमाते हुए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी थी। 15 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी एक खूबसूरत फार्म हाउस पर जाकर रुकी। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत बनाया गया था, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। फार्म हाउस को देखकर नजर आता था कि बनाने वाले ने इसको बड़ी मोहब्बत और लगन से बनाया है। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। शामिर मिरहा का हाथ पकड़कर जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो फार्म हाउस के सारे नौकर जल्दी से सर झुकाए हुए शामिर की जाने बढ़े थे, मगर शामिर ने हाथ के इशारे से सबको दूर हटने का कहा था। शामिर मिरहा को लेकर सीधा फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। फार्म हाउस अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। सामने 2 कमरे बने हुए थे, एक किचन और एक शानदार टीवी लाउंज जिसमें बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सोफे रखे हुए थे। और सोफों के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का डिजाइनर टेबल, उस पर क्रिस्टल से बने हुए खूबसूरत शो पीस रखे हुए थे। दीवार पर सजी इस्लामिक खूबसूरत सीनरी जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी, वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। घर की एक एक चीज़ ये बता रही थी कि फार्म हाउस बनाने वाले ने इसको बहुत खूबसूरती और दिल से सजाया था। शामिर के तेवर देखकर मिरहा का डर के मारे बुरा हाल था। मिरहा के हाथों की हथेलियों में पसीना आया हुआ था, दिल धक 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 कर रहा था। शामिर उसे लेकर सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ। रूम के अंदर आते ही उसने मिरहा का हाथ छोड़कर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। प्लीज़ आप मुझे जाने दें।
मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। आप क्या करने वाले हैं? शामिर के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो रोते हुए शामिर से पीछे की तरफ कदम उठा रही थी। आज के बाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई किसी और से अपना रिश्ता जोड़ने की? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पहले तो मुझे आप अब कहना बंद करो। मेरा एक नाम है, मुझे उस नाम से मिलाओ। मिरहा की कमर पर हाथ रखकर उसे झटके से अपने करीब करते हुए शामिर ने अपना चेहरा मिरहा के बेहद करीब कर लिया। उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसके बालों को हल्का सा झटका देते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। शामिर कहकर बुलाओ मुझे। आप इतने बड़े हैं, मैं आपका नाम कैसे बुला सकती हूँ? मुझे शर्म आती है। वो कांपते होठों से रोती हुई बोली। नाम लो मेरा, और ना आज नाम लो मेरा, वरना आज सारी शर्म उतार दूंगा। आज के बाद तुम्हें मुझसे कभी शर्म नहीं आएगी। मेरा मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता। शामिर के अल्फाज मेरा के होश उड़ा रहे थे। एक तो लफ्ज इतने बेबाक थे, ऊपर से उसे खुद के इतने करीब किए हुए खड़ा था कि उसके लब बार बार उसके लबों से टकरा रहे थे। उसकी नज़दीकियों से मिरा की सांसें रुकने लगी थी। बोलो, अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम तुम्हारे लबों को पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और तुम्हारे हो चुके शोहर का नाम क्या है? मुझसे नहीं लिया जाता आपका नाम। मिरहा का डर और शामिर की कुर्बत से होंठ कांप रहे थे। मिरहा, जाने दे मुझे, आपसे डर लग रहा है। शामिर, जब किसी और से रिश्ता जोड़ने लगी थी तब डर क्यों नहीं लगा? मेरा मैं किसी से रिश्ता नहीं जोड़ने लगी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारे घर पर तुम्हारे भाईजान डॉक्टर शाहदेब का रिश्ता आया है। क्या ये बात तुम्हें मालूम नहीं थी? शामिर ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोला। मीरा की कमर पर इतनी ज़ोर से हाथ रखा हुआ था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट और दर्द शुरू हो गई थी। आखिर पुलिस वाले का हाथ था जो सारा दिन मुजरमों पर डंडे बरसाता था। मुझे नहीं पता कि कब शाहदेब भाई का रिश्ता आया है। कसम खाओ, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। मगर वो कमीना तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर पहुंच गया है। शामिर ने थोड़ी सी गिरफ्त ढीली की थी। मगर मुझे नहीं पता। वो होंठ बाहर निकाल कर सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मेरा चुप करो यार, तुम पर सख्ती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे घर पर रिश्ता लेने गया है तो मेरे जिस्म में आग लग गई थी। ये सुनकर बस इसी गुस्से में तुम पर सख्ती हो गई। सॉरी। उसने मेरा को अपने सीने से लगा लिया। मेरा इतना गुस्सा तो बनता था। एसीपी की जान, अगर कोई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा कर देखे तो मैं उसकी आंख निकाल लूँगा। और यहाँ पर तो ये साला तो मेरी बीवी के लिए अपना रिश्ता भिजवा चुका था। मगर मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर भी आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बच्चों की तरह रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी। मगर अपने बचपने में वो हर एक चीज़ बहुत अच्छी कर रही थी कि वो अब तक उसके सीने के साथ चिमटी हुई रो रही थी। और ये चीज़ शामिर के दिल को अंदर तक सुकून दे रही थी। मेरा प्लीज़ अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लो। यार, मैं सुनना चाहता हूँ। शामिर उसके नाजुक लबों पर अपना अंगूठा रब करते हुए उसकी खूबसूरत पंखड़ियों को बड़ी हसरत से देख रहा था। मुझे शर्म आती है। क्यों? पता नहीं। तो एसीपी के जान, पता लगाओ ना। मुझे नहीं लगाना, मगर मुझे लगाना है। प्लीज़ मेरा नाम लो। मीरा को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जा रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी को प्यार करने लगा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर भाई को पता चल गया तो वो, उफ, एक तो तुम्हारा भाई हर जगह पहुंच जाता है। तुम थोड़ी देर के लिए अपने भाई की माला जपनी बंद नहीं कर सकती? शामिर चिढ़कर मीरा की बात को काटते हुए बीच में ही बोला। मैं चुप नहीं कर सकती। आप ये गलत कर रहे हैं। अगर ये भाई को पता चल गया तो फिर मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? और क्यों डांटेगा तुम्हारा भाई? साला अपनी बीवी को प्यार भी नहीं करने देगा। आप मेरे भाई को गालियां मत दें। भाई की बच्ची भाई के नाम पर कैसे तड़प जाती हो। शोहर बेचारा यहाँ तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता है। वो तुम्हारे मुंह से नहीं फूट रहा। वो मेरा को बेड पर लिटाकर चेहरे पर झुक गया। अभी वो अपने दिल की थोड़ी सी बात सुनने ही वाला था कि मेरा मछली की तरह फिसलती हुई उसके नीचे से निकलकर बेड से उतरकर उठ खड़ी हुई थी और भागकर दरवाजे की तरफ गई। हैंडल पर अपना हाथ रखकर दरवाज़ा घुमाकर खोलने ही लगी थी, ये शामिर उस तक पहुंच गया। भागते हुए मेरा का दुपट्टा शामिर के नीचे ही रह गया था। वो बिना दुपट्टे और जूते के ही खड़ी हुई थी। शामिर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और घुमाते हुए मिराह को दरवाजे के साथ लगा दिया। उसके हाथों को अपने एक हाथ से उसकी कमर के पीछे पिन कर दिया। लेकिन क्या लगता है एसीपी की जान के तुम एक पुलिस वाले से तेज भाग सकती हो? तुम सिर्फ और सिर्फ एसीपी शामिर मलिक की हो, और इस बात का एहसास दिलाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो अपनी सख्त दाढ़ी वाले गालों
को गालों को मिरहा की रुई और मखमली गालों से रगड़ रहा था। मुझे कुछ चुभ रहा है। कुछ नहीं मेरी जान, आपको अपने शोहर की दाढ़ी चुभ रही है। मेरी मासूम सी बीवी, इसको दाढ़ी कहते हैं, वो कहका के साथ हंसा था, क्योंकि मिरहा ने इतनी मासूमियत से रो देने वाली आवाज़ से कहा था कि उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। बहुत गंदी दाढ़ी है आपकी, मुझे चुभ रही है। ठीक है, रुखसती के बाद मैं इसके ऊपर टेप टेप लगा दिया करूँगा। नहीं, मुझे रुखसत होकर आपके पास नहीं आना। ठीक है, मत आना रुखसत होकर तुम मेरे पास। फिर आज मैं अपनी सारी हसरत पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद तुम बैठी रहना अपने भाई के घर पे। वो इसे दरवाजे से लगाता, उसके नाजुक से लबों को अपने लबों की कैद में लेकर उसकी नमी को पीने लगा था। वो अपने एक हाथ से मिरहा के दोनों हाथों को उसकी कमर के पीछे बांधे हुए था और दूसरे हाथ को उसके सर के पीछे रखकर उसके सर को पीछे से दबाए हुए था, ताकि मिरहा के होंठ उसके होंठों से अलग ना हो सके। मिरहा की सांसें रोके हुए वो खुद कितना पुरसकून होकर अपनी तशनगी मिटा रहा था। मीरा अपनी घुटती हुई सांसों को बहाल करने के लिए खुद को दुश्मन जान की कैद से छुड़वाना चाह रही थी, मगर एक पुलिस वाले की पकड़ से खुद को छुड़वाना उस नाजुक जान के लिए आसान नहीं था। वो जल मछली की तरह तड़प तो सकती थी, मगर खुद को आज़ादी नहीं दिलवा सकती थी। वो जालिम बना हुआ उसकी सांसें पिए जा रहा था, मगर जब उसकी घुटती हुई सांसों को शामिर ने खुद महसूस किया तो सर को झटकते हुए उससे पीछे हुआ और नज़र भरकर मीरा के मासूम चेहरे की जानिब देखा, जिसकी उड़ी हुई रंगत उसकी घुटी हुई सांसों के बारे में बता रही थी। गंदे हैं आप, बहुत गंदे हैं। वो रोते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को ठीक कर रही थी। शामिर के लबों पर हंसी आई। अब मुझे जाने दें, वरना मैं आपको बहुत मारूंगी। कैसे मारें? वो फिर से उसकी कमर पर हाथ रख के उसे थोड़ा नज़दीक करने लगा था कि मिरहा ने बच्चों की तरह आवाज़ें निकाल के रोना शुरू कर दिया। शामिर ने हंसते हुए उसके लबों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवाया। पागल लड़की, पुलिस वाले को रेप केस में अंदर करवाओगी क्या? चुप, कुछ नहीं कहूँगा। अगर चुप कर जाओगी तो मुझे घर छोड़ कर आए। छोड़ आता हूँ, पहले चुप करो। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ करके 1 मिनट से पहले अपनी आवाज़ भी बंद कर ली थी। बिना दुपट्टा के खस्ता हालत में खड़ी हुई वह शामिर के दिल पर कहर डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से शामिर ने खुद को रोका हुआ था। शामिर को खुद भी लग रहा था कि उसे मिरहा को छोड़ आना चाहिए, नहीं तो वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि फिर उससे मेरा चुप भी नहीं करवाई जाएगी। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। क्यों? आप बस मुझे घर छोड़ आए, एक शर्त पर। पहले बोलो कि शामिर आप मुझे घर छोड़ आए। गंदे शामिर, आप मुझे घर छोड़ आए। गुड, चलो आपके इन खूबसूरत लबों ने मेरा नाम तो लिया, और मैं कितना गंदा हूँ ये तो आपको रुखसती के बाद पता चलेगा। तब तक आप अय्याशियाँ कर लें, और अब आपकी अय्याशियों में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपकी रुखसती होने वाली है, तैयार रहिएगा। मगर अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। मेरा परेशान होकर बोली। हो जाएगी पढ़ाई मुकम्मल, शादी के बाद पढ़ती रहिएगा। रोज़ आपको अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में बिठाकर सब्जेक्ट पढ़ाया करूँगा। वो मिरहा के नज़दीक होकर सरगोशी में बोला तो उसके अल्फाजों की शोखियों से मिरहा के पूरे जिस्म में बिजली की लहर सी दौड़ गई। वो घबरा कर पीछे हो गई। वो खिलखिला के हंसा था। चलो एसीपी की छोटी सी जान तो मैं छोड़ कर आता हूँ। जाकर मेरी पनाहों में आने के लिए तैयारी करो। आज तो मेरी कुर्बतों से घबरा कर फरार होकर जा रही हो, मगर उस स्थिति के बाद कोई भी राह फरार आपको मैसर नहीं होगी। शामिर की बातों से मिरहा का दिल बहुत डर रहा था। डर से उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं इसके साथ क्या सलूक होगा, मगर ये तो हकीकत है कि आना तो उसे उसी की पनाहों में था। चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। मेरा दुपट्टा ठीक करवाकर उसके कांधों पर चादर डालते हुए उसे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देखता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए हुए गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। अम्मी जान, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपने मिरहा को कहाँ भेजा है। रुमान शाह के अंदाज में अपनी बहन के लिए फ़िक्र थी। वो तड़प रहा था, उससे जानना था कि उसकी बहन कहाँ है। रुमान शाह ज़्यादातर अपनी बहन को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करता था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि जब वो ड्राइवर के साथ जाती, और इस वक्त भी वो अपनी माँ को ये बोलकर जाता था कि अम्मी जान, आप मिरहा के साथ में जाएंगी। मिरहा को घर से बाहर जाने की खुद भी आदत नहीं थी, और रुमान शाह की तरफ से भी इसे ऐसी कोई खास आज़ादी नहीं दी गई थी। वो हमेशा ज़रूरत के तहत बाहर जाया करती, और फिर भी साथ में रुमान शाह की माँ ज़रूर होती थी। इसलिए आज मिरहा का अपनी माँ और भाई के बिना गैर हाजिर होना रुमान शाह को हजम नहीं हो रहा था। अम्मी जान, प्लीज़ बता दें कि मिरहा कहाँ है, मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी ये सोच सोच कर के मिरहा कहाँ है। आपकी बार रुमान शाह की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। मीरा भी अपने रूम से निकल कर बाहर आ गई। रुमान, मुझे तुम्हारी परेशानी की समझ नहीं आ रही। जब मैं बता रही हूँ कि मैंने उसे कहीं भेजा है, तो फिर तुम्हें जानने का इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है?
रोमान शाह की माँ असल में उसे नहीं बताना चाह रही थी कि मेरा शामिर के साथ गई है। उसे पता था कि अगर इसको बताएगी तो ये और चिल्लाएगा और गुस्से में आ जाएगा। शामिर का तो नाम सुनकर ही रोमान शाह की ज़बान कड़वी हो जाती थी और इस वक्त तो मामला उसकी बहन का था। अम्मी जान अब ज़्यादती कर रही हैं, मैं आपकी हर बात पर अपना सर झुका देता हूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन अम्मी जान मैं मेरा के लिए किस कदर पॉजेसिव हूँ ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर आप मेरा के बारे में मुझे ना बताकर बहुत गलत कर रही हैं। रोमाशा की आवाज़ में एक भारीपन था, ना तो वो अपनी माँ से बदतमीजी कर सकता था, ना ही ऊंची आवाज़ में उनसे बात। इसलिए रोमाशा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से दबाया था, जिससे कांच का गिलास टूट गया और इस गिलास के कांच के टुकड़े रोमाशा के हाथ के अंदर चुभ गए थे। रोमान के हाथ से खून के कतरे टप टप फर्श पर गिर रहे थे। रोमाशा की माँ और मीरब दोनों खून देखकर तड़प कर पास आई थी, मगर उसने हाथ के इशारे से दोनों को ही खुद से पीछे रहने को कहा था। अम्मी जान प्लीज़ आप बता क्यों नहीं देती कि मेरा भाई के साथ गई है? बेख्तियार मीरब के मुंह से निकला तो रोमान शाह ने चौंक कर अपनी माँ की जानिब देखा। अम्मी जान क्या ये सच बोल रही है? रोमान शाह की माँ की झुकी हुई नजरें देखकर रोमान शाह समझ गया था कि मीरब सच बोल रही है। अम्मी आपने इस बेगैरत के साथ मेरी बहन को कैसे जाने दिया? अपनी ज़बान को लगाम दो रोमान शाह। इसी वक्त शामिर मीरा को लेकर घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसने रोमान शाह की बात सुनी तो गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता हुआ पास आकर चिल्लाया, बीवी है मेरी, निकाह हुआ है उसका मेरे साथ, तुम किसी भी हक से उसे मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकते। और ये बेगैरत तुमने किसको कहा है? खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे इस तरह का घटिया जुमला बोला तो मैं तुम्हें घटिया जुमला नहीं बोल सकता और तुम घटिया हरकत करके मेरी बहन को अपने साथ ले जा सकते हो। दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए खड़े थे। बीवी है मेरी, अगर मैं उसे अपने साथ लेकर गया हूँ तो इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? अपनी बकवास बंद करो और बार बार अपने मुंह से मेरी बहन को बीवी बोलना बंद करो, घटिया इंसान। रोमान शाह ने अपना पिस्टल कमर से निकालते हुए उसकी कानपट्टी पर रख दिया था। तो रोमान बेटा पागल हो गए हो, इसको नीचे करो। रोमान शाह की माँ रोमान का पिस्टल वाला हाथ पकड़कर नीचे कर रही थी। तुम ये पिस्टल दिखाकर किसको धमका रहे हो? सारा दिन इन खेलों से खेलना मेरा काम है। शामिर ने रोमान शाह का कॉलर पकड़कर खींचते हुए अपना पिस्टल उसके कानपट्टी पर तान लिया था। मेरा और मेरा दूर खड़ी हुई ये सारा तमाशा देखकर रोई जा रही थी। तुम दोनों में जरा सा भी लिहाज है कि तुम दोनों मेरे सामने खड़े हुए ये क्या कर रहे हो? रोमान शाह की माँ ऊंची आवाज से गुस्से में बोली तो दोनों ने अपने अपने पिस्टल नीचे करके अपनी जेब में रख लिए। वो दोनों अपशर्म से निगाहें झुकाए हुए खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। अम्मी जान आपने मुझे अपना बेटा कहा था और आपने मुझसे वादा किया था कि आप वक्त आने पर खुद मेरा को मेरे साथ रुखसत करेंगी, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा को मेरे साथ रुखसत कर दें। शामिर रोमान शाह की माँ से मुखातिब था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन को रुखसत करूं। अपने दिल से ये बात निकाल दो। रोमान शाह शामिर पर चिल्लाया। रोमान शाह सिर्फ तुम ही ज़िद्दी नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा ज़िद्दी हूँ और अब ये मेरी ज़िद भी है कि मुझे इसी हफ्ते में मिरा की रुखसती चाहिए। शामिर का अंदाज फैसला कौन था। शामिर बेटा मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी, तुम फिलहाल चले जाओ और इसी हफ्ते के अंदर मैं मिरा की रुखसती कर दूंगी। रोमान शाह की माँ ने शामिर की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाया। अम्मी मुझे अभी नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। दूर खड़ी हुई मिरा जो रो रही थी उसने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया। तुम चुप करके अपने कमरे में जाओ। मीरब इसको लेकर कमरे में जाओ तुम दोनों। रोमान शाह की माँ ने गुस्से से मीरा और मीरब की जानिब देखते हुए कहा, और शामिर तुम भी जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगी। बेटा फिलहाल तुम चली जाओ। रोमान चले जाओ। रोमान शाह गुस्से से शामिर की जानिब देख रहा था। शामिर रोमान शाह की माँ से सर झुकाकर प्यार लेते हुए वहां से चला गया। अम्मी जान आपने मुझसे बिना पूछे मिरा की रुखसती करने का फैसला कैसे कर लिया? अम्मी जान आप आज मुझे एक बात बता दें कि मिरा के मामले में मेरे फैसले की कोई अहमियत है या नहीं? रोमान शाह अपनी माँ से बहुत खफा था। रोमान तुम्हारे हर फैसले की अहमियत है, लेकिन बेटा बेटियों के मामले इस तरह से हल नहीं किए जाते जिस तरह से तुम अपनी आना का मसला बनाकर कर रहे हो। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। आज के पढ़े लिखे दौर में तो लोग इस बात को नॉर्मल अंदाज से देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ तो मेरा का उसके साथ निकाह हो चुका है और अगर वो उसे कुछ देर अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले गया तो इसमें ऐसी क्या क़यामत आ गई? अम्मी जान आप लोगों की बातें मुझे मत समझाएं। अगर लोग बेगैरतों की तरह ये सब करते हैं तो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। लोग क्या करते हैं मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, फिर तुम अपनी बहन को रुखसत कर दो ताकि ये रोज़ की कच कच ख़त्म हो जाए। कैसे रुखसत कर दूं? अभी तो इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, आपको जल्दी किस बात की है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। रोमान अब मिरा का रुखसत कर देना ही बेहतर है। और रही बात पढ़ाई की तो मेरी शामिर से बात हो चुकी है। और शादी के बाद भी मिरा की पढ़ाई पर कोई पाबंदी आज नहीं करेगा। मिरा अपनी मर्जी से जितना चाहे और जब तक चाहे पढ़ सकती है।
गुड, वेरी गुड अम्मी जान। जब आप सारे फैसले कर चुकी हैं, सब कुछ डन है, तो फिर तो बात की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। रोमांशा गुस्से से कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रूम के अंदर जाते ही उसने रूम का दरवाज़ा ठक करके बंद कर दिया। रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से उसने मारा था कि अंदर बैठी हुई मीरब बेड से उछल कर खड़ी हो गई। रोमांशा ने अंदर आते अपना गुस्सा उतारने के लिए सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल को जोर से पांव मारा और रोमांशा का गुस्सा देखकर मीरब डर से सिमटी हुई एक साइड पर खड़ी हुई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी भी खराब हो गई है। रोमांशा ने मीरब के सर पर हाथ रखकर पीछे से बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा। अचानक यूं बाल खींचने से मीरब की आंखों में आंसू आ गए थे। मीरब को तो लग रहा था कि आज उसके बाल शाह ने जड़ से ही उखाड़ देने हैं। शाह प्लीज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। होने दो दर्द। जो दर्द तुम दोनों बहन भाइयों की वजह से हम दोनों बहन भाई फेस कर रहे हैं, इसका हिसाब तुम्हारा बाप देगा। शाह आपके हाथ से खून निकल रहा है। मीरब रोमांशा के हाथ से निकलते हुए खून को देखकर तड़प कर बोली थी। निकलने दो, मेरी बात को बदलो मत। रोमांशा कहर बरसाती हुई आंखों से मीरब को देख रहा था। जितना दर्द मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर होता है, इससे ज़्यादा तकलीफ मुझे ये कांच के टुकड़े लगने से नहीं हो सकती। शाह, क्यों हर बात के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा देते हैं? हाँ, मैंने आपसे प्यार किया, हो गई मुझसे गलती। आपको हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान लेनी चाहिए, हो गई मुझसे गलती। मगर इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। मेरा का अगवा करके ले जाना और उससे निकाह करना या आपका ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करवाना, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे हर बात के लिए कसूरवार ठहराना बंद करें। वो दर्द से रोती हुई बोल रही थी। तुम जितनी मर्जी दलीलें दे लो, मगर सच रही है कि ना तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ती और ना तुम अपनी जान लेने वाला ड्रामा करती। और ये सब करके तुमने मुझे तो हासिल कर लिया, मगर मेरी बहन की ज़िंदगी में अपने घटिया भाई को शामिल करके तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। शाह, बस कर दे प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। हद होती है गुस्से की। किस बात का बदला ले रहे हैं? मैंने आपसे मोहब्बत किस बात का बदला ले रहे हैं? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुझसे ज़बान दराज़ी मत करो। रोमान शाह मीरब के जबड़े को अपने हाथ से ज़ोर से पकड़कर खड़ा था। आप एक काम करें, मेरा गला ही दबा दें। मीरब रोमान शाह का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए गुस्से से बोल रही थी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा गला भी दबा दूं। बस आपका है मुझ पर, आप दबा दें मेरा गला। रोज़ रोज़ की अदियतों से जान छूट जाएगी। मैंने तो आपको खुद पर सारे बस और हक दे दिए हुए हैं। अगर आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे लिए ये भी शर्फ की बात होगी। नहीं देखी जाती आपकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत। आज मीरब के सब्र का पैमाना भी झलक गया था। वो रोमान शाह के हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर रखकर दबाने को कह रही थी। नहीं, एक बार तुम्हें मारकर अदियतों से छुटकारा दे देना तो तुम्हारे लिए खलासी होगी, और तुम्हारी जान की खलासी ही तो मैंने होने नहीं देनी। ये तो तय था कि मैं तुम्हें इतनी अदियतें दूंगा कि तुम पछताओगी कि तुमने किस कांटों भरे दरख्त से अपना दिल लगाया है। मीरब को बेड पर धक्का देते हुए बड़ी हकारत से उसे देखते हुए बोल रहा था। शामिर भी अपनी खुदा से दुआ है शाह मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि एक दिन आपके दिल को मेरे लिए इतना मोम कर दे कि आपके दिल की हर दीवार पर मीरब 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 लिखा हो। वो दिन कभी नहीं आएगा जब रोमान शाह के दिल पर तुम्हारा नाम लिखा हो। आएगा शाह, वो दिन ज़रूर आएगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी मोहब्बत और मेरे आंसुओं को रायगा नहीं जाने देगा। वो रब जो अपने बंदे से 70 माओं जितना प्यार करता है, वो कैसे मेरी तड़प को नहीं देखेगा। एक दिन आपकी नफ़रत मेरी सच्ची और खरी मोहब्बत के सामने घुटने टेकेगी। एक दिन आएगा कि जब आपकी आंखें सिर्फ मीरब को देखना चाहेंगी। एक दिन आएगा कि आपके कान सिर्फ मीरब को सुनना चाहेंगे। एक दिन आएगा कि मेरा लम्स आपका जुनून बन जाएगा। मगर मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि उस दिन मैं आपके पास ना रहूं। आप भी तड़पे मेरी मोहब्बत के लिए, जिस तरह मैं तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत के लिए। और मेरे हिस्से में आपकी नफ़रत आ रही है तो आपके हिस्से में मेरी जुदाई आनी चाहिए। मीरब इतने दर्द और तैश से ये अल्फाज बोल रही थी कि रोमान शाह के जिस्म में झरझरी सी उठी थी। अपनी बकवास बंद करो। तुम रही इतनी पीर बाबा यूं बद्दुआएं दे रही हो। पीर बाबा नहीं हूँ, मगर एक इंसान ज़रूर हूँ। मेरा यकीन है कि मेरा रब दुआएं और बद्दुआएं सुनता है। वो रोते हुए अपनी हथेलियों को रगड़कर बेदर्दी से अपने आंसू साफ कर रही थी। इतनी जल्दी दुआओं और बद्दुआओं पर उतर आई हो? तुम्हें तो बहुत इश्क था ना रोमान शाह से। कहाँ गया तुम्हारा इश्क? लगता है भूत आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। मीरब की हालत देखकर रोमान शाह का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया था। अब भी इश्क है, मगर आपके कड़वे अल्फाज मुझसे सुने नहीं जाते। वो रोते हुए उठकर अपना दुपट्टा बेड से खींचते हुए गले में डालकर रूम से बाहर जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। बाद में मर लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ।
اور سنو، زہر مت ڈال کر لانا۔ میرب کو چپ کر کے جاتے ہوئے دیکھ کر اسے بلانے کے لیے رومانچا نے پیچھے سے آواز دی، آپ کی جان لینے سے پہلے میں خود نہ مر جاؤں۔ وہ دروازے سے نکلتی ہوئی اپنے جملوں سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، مگر اس کے جاتے ہوئے جملوں پر وہ جو بول کر گئی تھی، رومانچا کے سخت ایٹیٹیوڈ والے چہرے پر کچھ سیکنڈ کی مسکراہٹ آئی تھی۔ میرب کے جانے کے بعد رومانچا واش روم میں آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بیسن پر کھڑا ہوا دھو رہا تھا۔ اس کے دلکش مردانہ ہاتھ سے خون بڑی روانی کے ساتھ پانی سے دھل کر بہ رہا تھا۔ پورا بیسن لال رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گیا۔ روم میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ پائیوڈین سے سارے زخم پر روئی کے ساتھ صاف کر کے ہاتھ پر بینڈیج لگا دیا۔ میرب رومانچا کے لیے کھانا گرم کر کے ڈش کے اندر رکھ رہی تھی اور ساتھ میں روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرب جی کیا کر رہی ہو؟ رومانچا کی ماں کچن میں آتی ہوئی آوازیں سن کر کچن کی طرف آئی تھی۔ امی جان، شاہ کے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں۔ بیٹا تم رو رہی ہو؟ نہیں امی جان، میں کیوں روں گی؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ کر مائکرو ویو سے کھانا نکالنے لگی۔ رومان نے کچھ کہا؟ نہیں امی جان، کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو۔ جب بیٹی رو رہی ہو تو ماں پریشان نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رومان کی شاہ کی ماں نے میرب کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا کہا ہے رومان نے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ نہیں امی جان، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم بھی اس اکڑو کے ساتھ کھانا کھا لینا اور ٹیبلٹ بھی کھا لینا، میں میرا کے ساتھ کھا لوں گی۔ جی وہ صرف اتنا ہی بول سکی تھی، اس گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے، وہ اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر جلدی سے رومان شاہ کی ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رومان شاہ کی ماں کی تجربہ کار آنکھوں سے میرب اپنے آنسو چھپانے کے باوجود بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ رومان، کب تک تم اس لڑکی کو مہک کی بے وفائی کی سزا دیتے رہو گے؟ رومان شاہ کی ماں لمبی سانس کھینچتے ہوئے سوچ کر رہ گئی تھی۔ میرب رومان شاہ کے لیے روم میں رکھی ہوئی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور رومان شاہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر بظاہر تو اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظر میرب پر تھی، جو اپنے ہاتھوں سے بار بار اپنے آنسو صاف کر کے چھپا رہی تھی۔ شاہ، کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں کچھ دیر کے لیے روم سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کھانا کھاتے ہوئے میری منحوس شکل دیکھ کر آپ کا موڈ خراب نہ ہو۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ کر باہر جانے کے لیے تیار کری تھی، اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ واپس آؤ۔ کیوں؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر کھانا کھانا ہے۔ مگر آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھ سے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہا ہے کہ واپس آؤ، اس کا مطلب ہے واپس آؤ۔ رومان شاہ کی روبدار آواز روم میں گونجی تھی۔ رومان شاہ کی روبدار آواز کے بعد میرب مجبوری کے مارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی واپس پلٹ آئی تھی۔ وہاں نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، رومان شاہ نے صوفے کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرب کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رومان شاہ کی روبدار آواز کے بعد اس کی روبدار نظروں کو دیکھ کر چپ چاپ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھاؤ گی تو لگ جائے گی، رومان شاہ خود نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا بولا۔ کیا فارسی میں بولا ہے میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ میرب کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر رومان شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے تو اب میں زبردستی کیسے کھاؤں؟ کم سے کم کھانا کھانے میں تو میری خود کی مرضی رہنے دیں۔ تمہیں تمہاری مرضی سے سانس لینے دیتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے؟ نوالا بنا کر میرب کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، تو مت لینے دیا کریں سانس۔ میں نے تو کہا ہے کہ گلا دبا کر بند کر دے میری سانسیں ہمیشہ کے لیے۔ جب تمہاری سانسیں بند کرنی ہوں گی تو اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور گلا دبا کر سانسیں بند کرنے کے علاوہ بھی مجھے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ جب موقع ملے گا تو پہلے ان طریقوں سے تمہاری سانسیں روک کر تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ میرے گھبرا سی گئی تھی۔ اب کھانا کھاؤ یا سارا کھانا میرے ہاتھ سے کھانے کا ارادہ ہے۔ رومان شاہ ایک نوالا کھلانے کے بعد میرب پر طنز کر رہا تھا، میرب کو تنگ کر رہا تھا۔ خود کھا لوں گی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں۔ رومان شاہ کے طنز پر میرب نے نظر جھکائے ہوئے غصے سے کہا تھا، چلو پھر اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے دکھاؤ۔ وہ میرب سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ میں خود کھانا کھا رہا تھا۔ یار، یہ ڈاکٹر شاہزیب اتنا سڑا ہوا کیوں رہنے لگا ہے؟ یہ تو بہت خوش مزاج ہوا کرتا تھا۔ شاہزیب کو کافی دنوں سے ہر جونیئر سے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر آج ڈاکٹر شاہزیب کا ایک ساتھی ڈاکٹر دوسرے ساتھی ڈاکٹر سے ڈاکٹر شاہزیب کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بھی کافی دنوں سے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر شاہزیب کافی روڈ بیہیو کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر شاہزیب کا منہ دیکھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہزیب اپنے آفس میں بیٹھ کر فون پر مرحا کے پکچر دیکھ رہا تھا۔
जो उसने रोमान शाह की बारात वाले दिन ली थी। डॉक्टर शाहदेव मिरहा को भूल नहीं पा रहा था। उसने कितने ख्वाब सजाए थे अपनी आंखों में मिरहा को लेकर, जो एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। क्यों एसीपी, क्यों तुमने मुझसे एक ही पल में सब कुछ छीन लिया? क्यों पूरी दुनिया में तुम्हारी नज़र मिरहा पर ही जाकर ठहर गई? शाहदेव खुद से ही सवाल किए जा रहा था। जब डॉक्टर हुमा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर शाहदेव? जी जी, आइए आइए डॉक्टर हुमा। शाहदेव दरवाजे की तरफ देखता हुआ अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। डॉक्टर शाहदेव, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मगर मैं आपको लेकर काफ़ी परेशान थी। आप काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती थी कि घर में सब कुछ ठीक है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? डॉक्टर हुमा कुर्सी पर बैठते हुए बहुत फिक्र करने वाले अंदाज से पूछ रही थी। डॉक्टर हुमा पहले दिन से ही डॉक्टर शाहदेव की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर थी। उम्र में तो वो डॉक्टर हुमा से बड़ा था, मगर उसकी पर्सनैलिटी को देखकर पहले दिन से ही वो डॉक्टर हुमा को काफ़ी अच्छा लगा। वो अपने दिल में डॉक्टर शाहदेव के लिए ख़ास एहसास रखती थी, इसीलिए इस वक्त डॉक्टर शाहदेव के लिए काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रही थी। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शाहदेब अपनी परेशानी डॉक्टर हुमा पर ना जाहिर करते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से बोल रहा था। डॉक्टर हुमा बिल्कुल भी शाहदेब की बात से मुत्तफिक और मुतमईन नहीं थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। नॉर्मल बिहेव करते हुए इधर उधर की बातें करने लगी, मगर बीच में वो टटोलती हुई नज़रों से डॉक्टर शाहदेब के चेहरे का दर्द जानने की कोशिश कर रही थी, जो शाहदेब के छुपाने के बावजूद उसके अंदर के डिप्रेशन की वजह से उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। रोमान बेटा है, एक भाई की तरह नहीं, एक बाप बनकर सोचोगे तो मेरा फैसला गलत नहीं है। हम मेरा के माथे पर घर बैठे हुए ये तलाक का कलंक क्यों लगवाएं? तुम तो मेरे इतने समझदार बेटे हो, क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? रोमान, क्यों तुमने मेरा की रुखसती को अपनी जिद और अना का मसला बना लिया है? रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह को अपने रूम में बुलवाया था बात करने के लिए। अब वो अपने बेटे को पास बैठाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए बोल रही थी, अम्मी जान, मुझे मेरा के लिए वो शख्स पसंद नहीं है। आप मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं आपकी हर बात पर आजिज़ी से सर झुका देता हूँ। अब भी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी अम्मी जान का दिल दिखाऊं या उनकी किसी बात या किसी फैसले को रद्द करूं। मुझे प्रॉब्लम उस शख्स से है, मैं इसको मेरा के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रुमान शाह ने बहुत नरमी से अपनी अम्मी जान को अपनी सफाई में दलील दी। रुमान, अगर तुम अपनी अना, गुस्से और हर जिन हालात में ये रिश्ता हुआ है, इनको एक साइड पर रख दो, उसके बाद मुझे बताओ कि शामिर में नापसंद करने वाली कौन सी चीज़ है? वो पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, एक अच्छी पोस्ट पर फाइज है, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता है और सबसे बढ़कर तुम्हारी बहन को पसंद करता है। मैंने उसकी नज़रों में मिरहा के लिए पसंदीदगी देखी है। आज के दौर में ऐसे रिश्ते ढूंढने से भी नहीं मिलते, और खुदा ने तुम्हारी बहन के लिए घर बैठे एक अच्छा रिश्ता दिया है, तो हम उसे सिर्फ अना की भेद क्यों चढ़ाएं? और जो वो उम्र में मिरहा से इतना बड़ा है, उसका क्या? वो मिरहा से 12 साल बड़ा है। कोई बात नहीं रोमान, तुम भी तो मीरब से 8 साल बड़े हो। हाँ तो अम्मी जान, मैंने मीरब को शादी के लिए फोर्स नहीं किया, वो तो खुद ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुस आई है। मीरब जब अपनी सास के रूम में उनके लिए चाय लेकर आई थी, दरवाजे पर ही अपनी तारीफ सुनकर खड़ी हो गई। रुमान शाह ने एक नज़र उठाकर मीरब की जानिब देखा था। मीरब चाय अपनी सास के पास टेबल पर रखते हुए वापस पलट गई। रुमान, कभी सोच कर भी बोल लिया करो, हमेशा तुम इस बच्ची का दिल दुखाते रहते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुमसे इतना प्यार करती है कि अपनी जान की भी उसने परवाह नहीं की, मगर तुम हर वक्त अंत करके उस बच्ची का दिल जलाते रहते हो, और वो इतनी साबिर है कि मेरे पूछने पर भी कभी अपने लबों पर तुम्हारी शिकायत नहीं लेकर आती। आप अपनी बहू के गुण आप अपनी बहू के गुण बाद में गा लीजिएगा, पहले अपने अब आप मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात यही है कि अगले इतवार को मैं मिरहा की रुखसती फिक्स कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब तुम कोई भी मसला मत खड़ा करना। रुमान, अपनी बहन को राजी खुशी रुखसत करो और अपने फ़र्ज से सुरखरू हो जाओ, और कल मीरब को साथ ले जाकर मीरा की शॉपिंग करवा देना। अम्मी जान, आप चले जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। रुमान, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे, कल तुम मीरब और मिरहा को साथ ले जाकर मीरा की शॉपिंग करवाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि बाप बनकर सोचो और अपना ज़र्फ बड़ा करो शामिर के लिए। बस मेरे ज़र्फ को आजमाने के लिए घटिया एसीपी ही बचा था। रुमान शाह ने गुस्से से नजरें फेर कर कहा, और मीरब को भी शॉपिंग करवाना। जब से रुखसत होकर इस घर में आई है, सिवाय तुमने उसे रुलाने की और कुछ नहीं दिया। हाँ तो किसने कहा था कि ज़बरदस्ती शादी करे? ज़बरदस्ती शादी के ऐसे ही अंजाम होते हैं। रुमान, शर्म करो, अपनी बीवी के बारे में बोलते हुए कभी सोच भी लिया करो। अब वो इज्जत है तुम्हारी? रुमान शाह की माँ ने सर्द लहजे से कहा, तो रुमान शाह इजाज़त तलब करते हुए अपनी अम्मी जान के कमरे से निकलकर अपने रूम की तरफ चला आया। दरवाज़ा खोलकर अपने रूम के अंदर आया तो रूम में लाइट ऑफ करके मीरब सो चुकी थी। उसने लाइट ऑन
ऑन की और सोती हुई मीरा पर एक गहरी नज़र डाली। कबर्ड से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया और नाइट सूट पहनकर वापस आकर बेड पर बैठ गया। मीरब गहरी नींद में सो रही थी। उसकी करवट रुमान शाह की तरफ ही थी। रुमान शाह ने गहरी नज़रों से मीरब के खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा। मीरब के नाजुक से गाल के ऊपर रुमान शाह की उंगलियों के निशान थे, जो आज उसने उसके जबड़े को पकड़कर उसे दिए थे। मीरब के नाजुक से गालों पर रुमान शाह की उंगलियों के निशान पड़े हुए निशान उसकी गालों को और भी खूबसूरत बना रहे थे, या फिर यूं कहें कि रुमान शाह को अपने दिए हुए निशान मीरब के नाजुक गुलाबी गालों पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रुमान शाह ने नज़र भरकर मीरब के पिंक होंठों की जानिब देखा था, जो नमी से भरपूर अपनी भरपूर खूबसूरती के साथ रुमान शाह की नज़रों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। रुमान शाह पाँव से बेड कवर को खींचते हुए अपने ऊपर ओढ़कर अपनी साइड पर लेट गया, मगर उसकी नज़रें बार बार मीरब के चेहरे और उसके नेचुरल पिंक होंठों पर जाकर रुक रही थी। रुमान शाह को अपने अंदर बहुत तेजी से कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था, जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, मगर उसका ये भरम बहुत जल्दी टूटने वाला था। मीरब ने गहरी नींद में हाथ उठाकर रुमान शाह के सीने पर रख दिया। आज इतने सालों बाद रुमान शाह का दिल एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ धड़का था। रुमान शाह ने मीरब का हाथ पकड़कर अपने सीने से हटाकर आराम से बेड पर रख दिया। वो अपने दिल को फिर से इजाजत नहीं देना चाहता था कि वो किसी के नाम पर यूं धड़क सके। वो अपनी करवट दूसरी जानब लेकर आंखें बंद करके सो गया। मीरब जो सोने की एक्टिंग कर रही थी, उस आहिस्ता से अपनी नम आंखें खोली और मीरब को रुमान शाह का अपने ऊपर से हाथ हटाना बुरा लगा। उसका नाजुक सा दिल टूट सा गया। बेख्तियार छत की तरफ देखते हुए उसके लबों से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, शाह के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत पैदा कर दे कि एक दिन जिस तड़प से मैं खुद को शाह के पास ले जाना चाहती हूँ, उसी तड़प से शाह भी मेरी जानिब अपने कदम बढ़ाए। मीरब ने हल्के से अपने लब हिलाते हुए अपने रब से ये दुआ की थी। उसे क्या खबर थी कि उसकी दुआ किसी और के कानों तक भी पहुंच गई है। मीरब रुमान शाह की तरफ से करवट बदल कर दूसरी जानब करवट लेते हुए सो गई थी। मीरब बहुत गहरी नींद में सोती थी। हमेशा मीरब को उसकी माँ से डांट पड़ा करती थी कि लड़की, तुम तो गधे घोड़े बेच कर सो जाती हो, तुम्हें कोई घर से उठा कर ले जाए तुम्हें तो तब भी पता ना चले। आज उसकी इस आदत का किसी को बहुत फ़ायदा होने वाला था। मीरब खुद तो गहरी नींद में सो गई, मगर रुमान शाह की आंखों की नींद उड़ा कर सोई थी। वो काफ़ी गहरी नींद सो रही थी। रुमान शाह ने उसकी तरफ करवट लेते हुए सर उठाकर देखा और रुमान शाह के हाथ न चाहते हुए भी मीरब की जानिब उठ रहे थे। वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुमान शाह ने उसकी कमर में हाथ डालकर आहिस्ता से उसकी करवट अपनी जानिब की थी। मीरब गहरी नींद में थी। उसे कुछ पता नहीं चला कि कब उसकी करवट बदलकर वो दुश्मन जान अपनी तरफ कर चुका था। मीरब का चेहरा बिल्कुल रुमान शाह के सामने और बेहद नज़दीक था। अब वो करीब से उसके गालों पर दिए हुए अपने निशान को देखकर अपने नाभि लबों तले मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए अपने निचले होंठ को उसने अपने दांतों तले दबा लिया। रोमान शाह बेख्तियार गहरी नींद में सोती हुई मीरब के चेहरे पर झुक गया और मीरब की गाल जहाँ पर उसके जबड़े को सख्ती से पकड़ने के निशान थे, रोमान शाह ने वहाँ पर अपने लब रखकर बहुत जोर से चूमा। उसके लबों ने इतनी ज्यादती के साथ मीरब की गाल को चूमा था कि गहरी नींद में सोती हुई मीरब हल्का सा हिली थी। आखिर रोमान शाह के लबों का लम्स था तो मीरब महसूस कैसे न करती। रोमान शाह के लबों ने यह शर्त पहली बार किसी को बख्शा था। रोमान शाह उसके करीब से करीब तय होता जा रहा था। रोमान शाह अपने दिल की सुनकर अपनी सोच के बरक्स मीरब के गले पर झुका और वहां पर अपने लबों के बहके हुए लम्स छोड़ रहा था। मीरब की शर्ट के गले को कांधे की साइड पर थोड़ा सा खिसकाते हुए अपने मुंह जोर जज्बातों के आगे घुटने टेकर मीरब की गर्दन पर अपने लबों से तशनगी मिटाने लगा। मीरब की दूध के जैसी गोरी रंगत रोमान शाह के दिल को और बहका रही थी। रोमान शाह ने बड़ी गहरी नजरों से उसके खूबसूरत दिलकश सरापे को देखा, जो रोमान शाह के कसरती लंबे चौड़े वजूद के सामने छोटी सी नाजुक हसीना लग रही थी। वो जितना मीरब के करीब हो रहा था, इतना ही खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। मीरब की गहरी नींद का रोमान शाह भरपूर फायदा उठा रहा था। रोमान शाह उसके नाजुक से वजूद को देखकर मुस्कुराया था। पागल लड़की, खुदा से दुआएं करके मेरे दिल में जो अपने लिए मोहब्बत के फूल खिला रही हो, अगर वो फूल पूरी तरह से खिल गए तो बहुत पछताओगी। अपनी मांगी हुई दुआओं पर मैं तुम्हारी सांसें पी जाऊंगा। बहुत छोटी और नाजुक हो अभी, बेवकूफ़ लड़की, रोमान शाह की मोहब्बत को झेलने के काबिल नहीं हो। रोमान शाह मदहोश सा होकर मीरब के वजूद पर अपनी मोहब्बत की छापे छोड़ रहा था। रोमान शाह के आतिशी लबों की गर्मी से मीरब की गहरी नींद में सांसें तेज होने लगी थी। पागल लड़की, कहाँ तुम्हारी छोटी सी जान और कहाँ आतिश फिशा रोमान शाह, बेवकूफ़ लड़की, कहाँ आकर तुमने अपनी जान फंसा ली है। अपने आतिशी लबों के लम्सों से उसको गहरी नींद में मचलता हुआ देखकर रोमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे।
उसे इस मासूम और बेवकूफ़ लड़की पर तरस आने लगा था। रुमान शाह ने पहली बार अपने दिल में ये सोचा था कि क्या ये इतनी नफरत और उसके गुस्से की मुस्तहिक है। उसके दिल ने ना में जवाब दिया। रुमान शाह ने गहरी नींद में सोती हुई मीरब के हाथ को उठाकर उसकी कटी हुई कलाइयों को देखा और बारी बारी दोनों हाथों को उठाकर वहां पर अपने लब रखकर चूम लिया। मीरब की नाजुक सी कलाइयों को देखते हुए रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए सोचा, कहाँ फंस गई हो मीरब। रुमान शाह, ना तो तुम्हारी जान मेरी नफरत और गुस्सा झेलने के काबिल है और ना ही मेरी मोहब्बत और मेरी गुर्बत की तपिश झेलने के लायक। रुमान शाह अपने लबों को सुकून देते हुए मीरब के बारे में सोच रहा था। उसने थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाकर मीरब के नाजुक से चेहरे को बड़ी गौर से देखा था और अपने हाथों के प्याले में उसके मासूम से चेहरे को लेकर सोती हुई मीरब की पंखुड़ियों पर अपने आतिशी लब रखकर अपनी तशनगी से उसके लबों की नमी पीने लगा था। उसकी इस अमल से मीरब के वजूद में हलचल हुई और वो गहरी नींद से बेदार होने लगी तो रुमान शाह से दूर हटकर आंखें बंद करके लेट गया। मीरब ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। गहरी नींद में कुछ न समझ आने पर वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। मीरब नींद में डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसने देखा कि रुमान शाह सो रहा है। वो डर गई थी तो उसने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डालकर खुद को उसके करीब कर लिया। उसके इस अमल से रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। बेवकूफ़ लड़की मुझसे डरकर मुझसे ही चिपक रही है। हद है, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, ये तो मैंने आज देखा है। वो मुस्कुराते हुए अपने दिमाग में सोच रहा था। मीरब खुद को महफूज करके उसकी कमर में हाथ डाले हुए फिर से गहरी नींद में चली गई। रुमान शाह ने उसे गहरी नींद में देखकर फिर से उसी की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए सीने से लगा लिया। मीरब कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी थी। रुमान शाह के सख्त दिल की दीवारों को हिलाने में उसका रब उसकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल कर रहा था। रुमान शाह का दिल पिघल रहा था मीरब के लिए। बेशक मीरब उस सबसे बेखबर सो रही थी मगर कुदरत शायद मीरब की झोली में रुमान शाह की मोहब्बत को डालने लगी थी। अब ये मोहब्बत थी या वक्ती अट्रैक्शन, ये तो वक्त बताएगा। मीरब की आंख फजर की नमाज के लिए खुली तो वह बेड से उठने लगी। मीरब की सास एक बहुत ही नेक खातून थी और 5 वक्त की नमाजी। वक्त पर मीरब को नमाज की ताकीद किया करती थी, इसलिए अब मीरब तकरीबन 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी थी। आज भी उसकी फजर में खुद से ही आंख खुली तो वह नमाज की नीयत से बेड से उठने लगी थी तो उसे अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। मीरब ने आंखें मलते हुए देखा तो अपने ऊपर रुमान शाह को पाया जो गहरी नींद में सोया हुआ अपना हाथ मीरब के ऊपर से गुजारता हुआ आधे से ज़्यादा मीरब के ऊपर लेटा हुआ सो रहा था। उसके खराटे ये बता रहे थे कि वो इस वक्त गहरी नींद में है। रुमान शाह को अपने इतने करीब पाकर मीरब की धड़कनें उथल पुथल होने लगी थी। दिल धक 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 करने लगा था। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। रुमान शाह की इतनी नज़दीकी ने उसका गला तक खुश्क कर दिया था। अब मीरब बीबी को क्या पता था कि शाह रात को उसकी नींद का कितना फ़ायदा उठाकर सोया था। मीरब ने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा कि अल्लाह मियाँ, आपने मेरी दुआ इतनी जल्दी सुन ली। मैंने रात को दुआ की और आपने फजर में मेरी दुआ कबूल कर ली। मीरब ने नमाज पढ़ने के लिए जाना था इसलिए रुमान शाह को धकेल कर अपने ऊपर से साइड पर करना चाहा। उफ अल्लाह मियाँ, कितना भारी शरीर है। मीरब के धकेलने से रुमान शाह अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ था। मीरब की बुड़बुड़ से रुमान की नींद डिस्टर्ब हुई तो उसकी आंख खुल गई। अगर मेरा शरीर बहुत भारी है तो जो रात को तुमने अपना 2.5 किलो का हाथ मेरी छाती पर रखा हुआ था उसके बारे में क्या ख्याल है। रुमान शाह उसके ऊपर से हटकर अपनी जगह पर लेटते हुए बोला, मैंने कब आपके सीने पर हाथ रखा था। मीरब जल्दी से बिस्तर से उठती हुई अपनी चप्पलें पहनने लगी और रुमान शाह को ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कहाँ जा रही हो। रुमान शाह की रौबदार आवाज से मीरब के कदम रुक गए। नमाज पढ़ने जा रही हूँ। देर वेरी गुड। अम्मी जान की सोबत में तुम तो नेक सीरत बन गई हो। चलें, आप तो हमेशा से अम्मी जान के पास रहते हैं, आपकी सीरत तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए आप भी उठकर फजर की नमाज पढ़ लें। मीरब बिना पलट कर देखे जाते जाते बोल कर गई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।